गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, हम लोगों ने कल के लास्ट क्लास में क्या सीखा था। तो कल की लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे न्यूट्रिशन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। न्यूट्रिशन हम लोगों के टॉपिक चल रहे थे और उसमें हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोगों ने सीखा मतलब कि कैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है यानी 5 फेजेज का, तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, ये कैसे कंप्लीट होते हैं। इन सब प्रोसेस को देखने के बाद में आप इसी सब चीज़ों को हम लोगों को ह्यूमन बीइंग, अब हम लोग क्या है ह्यूमन बीइंग, आप तो पर डे क्या करते हो, खाना खाते हो और सो जाते हो और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टूल के रूप में डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता चलता है कि ये जो स्टूल बना है वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर बना, और जो आपने खाना खाया वो खाना खाने के बाद इतना अच्छा महसूस क्यों करते हैं। तो और वो फूड को, तो देखो फूड के लिए क्या, फूड का सोर्स क्या, या तो हम प्लांट से लेते हैं जैसे सीड वगैरह, राइस कहाँ से आया, प्लांट से। चपाती खाते हैं तो उसके लिए व्हीट चाहिए, व्हीट कहाँ से आया, प्लांट से। जो भी आप वेजिटेबल फ्रूट खाते हैं वो सब कहाँ है, प्लांट का सोर्स है। अंडा मीट मछली जो खाते हैं वो एनिमल का सोर्स है। तो हम लोग एक्चुअली कार्निवोरस है और कार्निवोरस के लिए जो फूड का सोर्स है, ठीक है, यानी 3 तरह के, ये हम लोगों को ये भी जानना था, जैसे हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। ये सब बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, होगी ही, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीजों को लेते हैं, तो इसलिए हम लोग ओमनीवोरस है। कुछ वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग्स है तो वो क्या है, हर्बीवोरस है, ठीक है। और जो सिर्फ लायन, टाइगर, जो सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं, एनिमल के फ्लेशी मीट को खाते हैं, दैट इज द कार्निवोरस। तो हम लोग जो है वो दोनों चीजों को लेते हैं। आप अंडा मीट मछली या रोटी चावल कुछ भी खाया, खाने के बाद में हम उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। तो इसी सब चीजों को जानने के लिए हम लोग करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन जो है वो कैसे हो रहा है, इस चीज को देखिए। देखिए ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही तेज तरार चालाक इंसान होता है। हमारे बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है किसमें, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, पार्ट है जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में ही सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल होता है कहाँ से कहाँ तक, एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारे माउथ से लेकर के एनस तक, जहाँ से हम लोग स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, दैट इज द एनस। तो माउथ टू एनस एक लंबी सी पाइप गई हुई है इस हमारे बॉडी के अंदर, और उस लंबी वाली पाइप के अलग अलग जगह का नाम अलग अलग है। यहाँ पर माउथ है तो माउथ बोल दिया, इस रीजन को एसोफेगस। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर हो गया है स्टमक, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में फिर क्या हो गया, तो एनस, जहाँ से डिस्चार्ज करते हैं हम लोग स्टूल को। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बटा हुआ है। थोड़ा सा हम डाइजेशन के प्रोसेस पे फोकस करेंगे, देन आप लोग थोड़ा रिस्पायरेशन भी सीखेंगे। ये ओवरऑल जो हमारा 10th का इक्वेशन है लाइफ प्रोसेस, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि उसमें सारे रिलेशन का मिक्सअप है, डाइजेशन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है, रिस्पायरेशन भी है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस है, वो सारा चीज है। तो थोड़ा थोड़ा सबको सीखना है, क्योंकि ये सारे लेशन आपके 11th में है। आपको 11th में टोटल 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन जिसमें किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जिसमें हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन, उसमें हम लोग हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूरल कोऑर्डिनेशन यानी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो वहाँ पे जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जिसमें लंग्स वगैरह है, यहाँ पर पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू रिस्पायरेशन में और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में देख लेंगे। उसी तरह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा बड़ा सा लेशन है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो काफी बड़ा सा है, सारा चीजें उसमें, तो वो उसी लेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू पार्ट यहाँ पे पहले कर लेंगे।
तो ऐसे ऐसे फोटोसिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट लेसन भी है वो एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी का, वो भी हम लोग को सारा चीज देखना है। तो सारे लेसन का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको रिवीजन, जाके जिन बच्चों का थोड़ा सा रिवीजन या जिन बच्चों का थोड़ा सा टच छूट गया है वो सारी चीजों को एक बार समराइज करके दिमाग में रखें, ताकि जब मेन लेसन हमारा स्टार्ट हो तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में हो। सेल और सेल डिवीजन का रिवीजन इसीलिए क्योंकि पहला लेसन ही आपका है सेल और दूसरा लेसन होगा सेल डिवीजन, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए इसीलिए। अब आगे चलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट इन द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। The process of nutrition is complete in the process of nutrition is complete in alimentary canal. Alimentary canal start from mouth to anus. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो माउथ टू एनस, ये माउथ जहाँ से स्टूल डिस्चार्ज करते हैं दैट इज द एनस, तो वहाँ से वहाँ के रीजन को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज जस्ट लाइक ए लॉन्ग नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पानी पिलाने वाली पाइप होती है उस तरह का ये पतला सा, और कहीं पे वो चौड़ा है कहीं पे और नैरो हो गया है। तो इस पाइप वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जब खाना खाते हैं तो हमारा फूड इसी अलग अलग रीजन से होते हुए जाता है, कहीं पे वाइडर पार्ट है तो जैसे स्टमक है लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं पे नैरो पार्ट है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस यहाँ पर है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, ओके। तो इसी एलिमेंट्री कैनाल में हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे तो दो चीजें हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट में बटा है, एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड किसको कहते हैं? ग्लैंड जो है वो एक टिश्यू है, सेल है या ऑर्गन है जो किसी ना किसी चीज का सिक्रेशन करेगा, चाहे वो हार्मोन का सिक्रेशन करे या किसी एंजाइम का सिक्रेशन करे। आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, इसीलिए तो एक रिलेशन ही है केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड और इधर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होते हैं बेटा हमारा माउथ, एसोफेगस, नेक्स्ट स्टमक और स्मॉल intestine, large intestine and finally anus। तो एलिमेंट्री कैनाल के ये सब पार्ट है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंक्लूड होते हैं कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है? तो माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होते हैं, तो स्टमक में ही देखेंगे इसको, और जिनका काम सिर्फ ग्लैंड के रूप में है तो वह है आपका लीवर, पैंक्रियास। गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी अगर हटा देंगे तो ठीक है, ये तीन मेन रूप से ग्लैंड है। और इनके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ सिक्रेशन करता है
जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, तो वो हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और स्टमक से भी कुछ सिक्रेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, और वहां पे जो ग्लैंड है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक में है। ओके, तो इन एडिशन यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ स्टमक से में क्या होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये बात है, लेकिन मेन रूप से ये तीन ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास। अब चलिए, तो हमारा जो ह्यूमन का जो डाइजेशन की बात करते हैं, तो वो अगर हम लोग देखें तो यानी पहला डाइजेशन का पार्ट, डाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ। हमारे बॉडी में एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, बॉडी का पार्ट है जो फूड को इनटेक करता है। तो इन ह्यूमन बीइंग्स फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो फूड को हम लोग कहाँ से लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। तो human nutrition involves in human का nutrition किस चीज में involves है, human nutrition involves in human nutrition involves in, तो किस चीज में involve है, तो देखिए human nutrition involves in फर्स्ट में क्या है बेटा, इंजेक्शन। तो हम फूड को कैसे इंजेक्ट करते हैं, तो थ्रू दी माउथ। ह्यूमन इज होलोजोइक एनिमल which ingest their food through the human is holozoic animal which ingest their food through the mouth. ओके, अब इंजेक्शन हो गया। अब माउथ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो इन माउथ में बेटा तीन चीज आते हैं। क्या है, एक तो आप देखो टीथ है, ठीक, तो टीथ का काम क्या है, टीथ का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी फूड को मैस्टिकेट करते रहता है, चबाते हैं जो हम लोग फूड को, दैट इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। इट हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड that is breakdown of food into a small piece, यानी जो फूड लिया है उसको स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन करने का काम। तो माउथ में पहला चीज क्या इंक्लूड है, तो एक टीथ आ गया, सेकेंड टंग, ये जीभ हमारा क्या काम करता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। ऐसे तो बात करने में जीभ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक, तो साउंड तो जनरेट कराने में करता ही है, उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या करता है कि टंग जो है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। उस सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्सिंग करने का काम कौन कराता है, तो टंग कराता है। ये टीथ जो है वो फूड पार्टिकल को स्मॉल पीस में काटते रहता है, और तब तक टंग जो है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते रहता है। It helps in mixing of saliva. It helps in mixing of saliva with food and mastication of food also.
और फूड को मेस्टिकेट कराने में भी ये टीथ की मदद करता है। और तीसरा चीज है हमारे माउथ में, तो वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स it secretes saliva, which help in digestion of starch or breakdown of starch in food। तो फूड में जो स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन करवाएगा या फिर डाइजेशन ऑफ फूड को कराएगा। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे चपाती खाया आपने तो उस चपाती में स्टार्च है। और स्टार्च कैसे बनता है बेटा? याद रखेंगे, स्टार्च ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो वो जुड़ करके क्या बना देंगे? स्टार्च। कहाँ? प्लांट में। कैसे? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। तो दिन भर फोटोसिंथेसिस होगा, दिन भर ग्लूकोज बनते रहेंगे। जब बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे तो वो सब आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? स्टार्च। समझ में आई बात? तो ये देखो कि इंजेक्शन जो माउथ में फूड गया तो एक पहला प्रोसेस यहाँ डाइजेशन का काम हो गया, माउथ में हो गया। अब आइए हम लोग ये इंजेक्शन के बाद में डाइजेशन स्टार्ट कर दिए। ये जो माउथ का पार्ट यहाँ लिखे थे माउथ, तो यहाँ पर हेडिंग कर दीजिएगा डाइजेशन। ये डाइजेशन के अंदर नहीं है, माउथ के अंदर का ये पार्ट। ओके, तो ये सेकंड फेज हमारा स्टार्ट हो गया है डाइजेशन का, क्योंकि डाइजेशन की बात यहाँ आ गई है। तो डाइजेशन के ग्रुप में हम लोगों ने देख लिया कि डाइजेशन के ग्रुप में माउथ में क्या क्या हो रहा है। और आपको डाइजेशन में होता क्या है ये पहले ही पता चुका होगा डाइजेशन के फेज में कि कॉम्प्लेक्स और मेनी कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फूड जो है वो माउथ से ट्रेवल करके कहां पहुंचेंगे? तो फूड जो है माउथ के बाद में सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे वो एसोफेगस। एसोफेगस को ही हम लोग कहते हैं फूड पाइप। क्या कहेंगे? दिस इज द फूड पाइप। तो फूड नाउ ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू रीच एट द एसोफेगस। एसोफेगस का मतलब फूड पाइप है, इन द फॉर्म ऑफ बोलस। बोलस कहने का मतलब फूड जो होते हैं, जब हम फूड को कभी भी स्वैलिंग ऑफ फूड यानी फूड को निगलने का काम करते हैं तो फूड जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में नीचे की ओर जाता है, यानी ये दिस इज द बोलस। ये बोलस ऑफ फूड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कभी भी फूड को इस तरह से हम इंगल्स इस साइड में फूड को इंगल्स नहीं करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना के हम लोग इंगल्स करते हैं। आइए, तो फूड पाइप एसोफेगस को कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? मेस्टिकेटेड फूड are swallowed to reject esophagus in the form of बोलस। तो किस फॉर्म में? तो बोलस के फॉर्म में उसको हम लोग इनगल्फ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोलस। ओके, अब एसोफेगस के बाद में तो जो फूड है एसोफेगस में आया है और एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब कैसा मूवमेंट?
ये हमारा बॉडी का मसल्स है, समझ लीजिए, और ये स्टेशनरी फेज में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके ऊपर ये मान लो कि फुट रख दिया, ये देखो फुट बैलेंस है, इसके ऊपर गिरा नहीं, लेकिन अगर ये इस तरह से मूवमेंट करेगा तो क्या हुआ, अगर इस मसल्स में मूवमेंट हुआ तो फूड जो इसके ऊपर था उसमें भी मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो जो फूड यहाँ आया था वो ट्रेवल करके स्टमक में पहुंचेगा। तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते रहते हैं। तो एसोफेगस से फूड जो है वो कहाँ पहुंचेगा, स्टमक। तो ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट in alimentary canals, due to peristalsis of alimentary canals, now food reach at stomach from esophagus. तो from esophagus to reach alimentary canal में कहाँ, तो स्टमक में। esophagus से कहाँ चला, तो स्टमक में आकर चलेगा। अब स्टमक जो है वो कुछ कंपाउंड का सिक्रेशन करता है जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। स्टमक है gastric gland which secretes gastric juice. In which contain, तो gastric juice में क्या क्या होते हैं, in which contain हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम लोग HCl कहते हैं, ठीक है। ये हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक यानी 2.5 pH होता है इसका। उसके बाद में गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सॉरी गैस्ट्रिक अमाइलेज भी आते हैं और पेप्सिन भी आते हैं। गैस्ट्रिक, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाई एसिडिक होते हैं, जो फूड अभी पहुंचा है, ये जो हम खाना खाते हैं उसमें हो सकता है कुछ पैथोजेन हो, तो वो पैथोजेन को इस हाईली एसिडिक मीडियम में मारने का काम करता है। तो जो फूड हम लोगों ने लिया है HCl help to kill pathogen present in food। जो फूड हमने खाया अगर उसमें कोई पैथोजेन होगा तो ये हाईली एसिडिक HCl जो है उसको मारने का काम करेगा। उसके बाद देखो जो पेप्सिन है, पेप्सिन हेल्प टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट कराएगा, तो पेप्सिन हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। Protein and mucus help to protect, यानी कि जो स्टमक में इतना हाईली एसिडिक आए हैं, सिक्रेशन हुआ है HCl का, तो उतने हाईली एसिडिक से हमारे स्टमक के सेल भी तो डैमेज हो सकते हैं। तो उनके सेल को, स्टमक अपने सेल को डैमेजिंग होने से बचाने के लिए एक
सिक्रीशन करता है जिसे कहते हैं म्यूकस। वो म्यूकस का लेयर उस स्टमक के चारों तरफ होते हैं, जिससे स्टमक में HCl का रोल निगेटिव, मतलब HCl का इफेक्ट नहीं हो पाता है। स्टमक जो है वो एक बैक लाइट सेल लाइट स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये है एक बैक लाइट हाउस लाइट स्ट्रक्चर होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फंडस, फिर पाइलोरी और बॉडी। तो ये सब अभी उतना आपको नहीं, पूरा डाइजेशन के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तो म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl टू स्टमक वॉल। तो स्टमक का जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl के एक्शन से। अब आइए, तो फूड जो है स्टमक से अब कहाँ पहुंचेंगे? अब फूड जो है वो स्टमक से पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड जो स्टमक में था पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हुआ वहां पर। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड now reached at partially digested food now reached at partially digested food now reached at partially digested food now reached at the small intestines. In a small intestine, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो फूड पहुंचा है वहीं पर लीवर और पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को, और इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीट करता है। ये सारे सिक्रीशन का यानी सारे जूस का जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो अब मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी फूड में मिक्स होंगे। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो लगभग 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर। It is 6.5 meter long, but their diameter is narrow, so this is called a small इंटेस्टाइन। ये काफी नैरो होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज मिक्स एट द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर
the secretion of liver and pancreas mixed at a small intestine. The secretion of liver and pancreas mixed at a small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिक्स होंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसका, लीवर का। लीवर इज लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड। ग्लैंड जो होते हैं बेटा 3 तरह के होते हैं, ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। तो लीवर जो है वो सबसे बड़ा, लगभग 1.5 kg का होता है एक लीवर। तो लीवर इज अ लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड है। ये सब आपको डाइजेशन में पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा देख लीजिए। एंड लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस in which contain तो बाइल जूस में क्या क्या होते हैं बेटा, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होते हैं। और बाइल सॉल्ट का काम क्या है, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट दोनों मिलकर के कहलाते हैं बाइल जूस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट emulsify और ब्रेक डाउन दी, या तो इमल्सिफाई या ब्रेक डाउन एक ही बात हुआ। इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन दी, इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन दी फैट। तो जो हम खाना खाते हैं वो फैट, जैसे वेजिटेबल ऑयल यूज हुआ घर में खाना बनाने के लिए, तो वो फैट है, ऑयल जो यूज किया। अब वो पानी से तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा नहीं, तो वो हमारे लीवर से सिक्रीट होते हैं बाइल जूस, और वही उसको जाकर के ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि वहां पर बाइल सॉल्ट होते हैं बाइल जूस में। नेक्स्ट, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में आता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इट इज formed due to it is formed from (40 तक हो जाए 40-45 मिनट। It is formed from डेड आरबीसी। हमारे बॉडी में जो आरबीसी बनते हैं वो चले जाते हैं लीवर में, और वहीं पर वो क्या करता है, इनको मरे हुए आरबीसी से वो बना देता है बाइल पिगमेंट। अब देखो बेटा, बाइल जूस का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। द पीएच ऑफ bile juice is alkaline. The pH of bile juice is alkaline. तब इसका अल्कलाइन होने से क्या फायदा होता है, जनरली 7.4 pH होता है बाइल जूस का। अब स्टमक से जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, उसमें मिक्स है HCl जो हाईली एसिडिक है, और उस हाईली एसिडिक के ऊपर पैनक्रियाज से जो एंजाइम आते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हाईली एसिडिक फूड के ऊपर में बाइल जूस का जब एक्शन होता है, यानी बाइल जूस जब जाके मिलता है वो अल्कलाइन है, तो वो एसिडिटी को कम कर देता है। दी अल्कलाइन बाइल जूस
normalizes the pH of food that comes from a stomach in which have HCl। तो जो स्टमक से फूड आया था उसमें क्या है, HCl है, और HCl होने की वजह से हाईली एसिडिक है। अब एसिडिक में अगर अल्कलाइन मिलाएंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मलाइज ही होगा। ठीक है, तो अगर अल्कलाइन पीएच वाले को मिला देंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। अब यहां पर आ गए तो बाइल जूस का एक्शन हो गया लीवर में, लीवर से निकलता है बाइल जूस। अब आइए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाज की अगर बात करें तो पैनक्रियाज से निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला है, इन विच कंटेन, यानी उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा भाई, पैनक्रियाटिक जूस इन विच कंटेन, तो उसमें हो क्या क्या होंगे, इन विच कंटेन, तो पैनक्रियाटिक जूस में होगा अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ओके, अमाइलेज का काम क्या है, अमाइलेज डाइजेस्ट दी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। ठीक है, अमाइलेज का मतलब अमाइलेज एंजाइम, और जनरली याद रखो जितने भी एंजाइम होते हैं उसके लास्ट में AAC लगे होते हैं, सिर्फ कुछ पुराने एंजाइम को छोड़ के, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन सब को छोड़ के। समझ में आई बात? तो आइए अमाइलेज ब्रेक दी कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज किसको ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट दी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट दी, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है बेटा प्रोटीन को, एंड लाइपेज डाइजेस्ट दी लिपिड या फैट को। तो सोचेंगे कि सर अभी तो बाइल जूस आया था, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट सबसे पहले बाइल पिगमेंट ही उसको इमल्सिफाई करेगा, और जब तक बाइल पिगमेंट का एक्शन अगर नहीं होगा तब तक कोई भी लाइपेज एंजाइम उस फैट या लिपिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो पहले तो रोल उसी का है, देन आफ्टर बाकी ये सब। तो ये पैनक्रियाज से हो गया काम। अब आइए स्मॉल intestine also secretes intestinal juice which help to digest, जो हेल्प करता है डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में, which help to digest, तो किसको डाइजेस्ट कराएगा, which help to digest lipid, protein, carbohydrate and nucleic acid।
न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड जानते हो बेटा, हमारे बॉडी का जो डीएनए आरएनए है, यानी हमारे हर एक सेल में डीएनए होते हैं, तो वही डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, उसको भी डाइजेस्ट कराता है ये। अब चलिए यहाँ तक की बात हो गई, तो डाइजेशन हमारा हो गया। डाइजेशन के बाद में है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? डाइजेशन तो हो गया, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे कहते हैं विलाई। और अमीबा में वहां पे जो प्रोजेक्शन था उसको हम लोग क्या कहे थे कल? तो उसको स्यूडोपोडिया बोले थे, लेकिन यहाँ पर ये विलाई है, उस तरह का प्रोजेक्शन निकला हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन में लिखेंगे स्मॉल intestine has finger like projection called villi, which help in absorption of डाइजेस्टेड फूड। तो ये मदद करता है किसको? फूड के डाइजेशन है, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो फूड को डाइजेस्ट करने में ये मदद कर देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब आइए, तो यहाँ पर ये डाइजेशन तो करा दिया, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद में देखिए एसिमिलेशन। The digested food absorbed into बॉडी फ्लूइड। तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ मिक्स हुआ है? एब्जॉर्ब इनटू बॉडी फ्लूइड, तो यानी कि बॉडी फ्लूइड के रूप में, तो ब्लड में वो मिक्स हुआ है। एब्जॉर्ब इनटू बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, एंड देन ब्लड जो है वो इस डाइजेस्टेड फूड को या एब्जॉर्ब फूड को पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाएगा, which is transported throughout the body, which is transported throughout the body and used by cell to generate एनर्जी, यानी कि एटीपी। तो एटीपी बनाने के लिए इसी डाइजेस्टेड फूड का यूज होगा। तो एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद में अब एक लास्ट हम लोग क्या देखेंगे? तो एसिमिलेशन के बाद में एक लास्ट में टॉपिक देखिए एजेशन। इजेशन में क्या था? तो अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गया, डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद भी कुछ ऐसे फूड रहेंगे जिसका डाइजेशन नहीं होगा, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड नाउ ट्रेवल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू रीच एट द लार्ज इंटेस्टाइन। The undigested food from a small intestine to reach at
लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ पहुंचेगा वो? लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन का यानी विटामिन B12 वगैरह का सिंथेसिस करते हैं। इन लार्ज intestine have some bacteria which synthesize vitamin B complex from अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ तक पहुंचा था? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं कौन? बैक्टीरिया, जो उस अनडाइजेस्टेड फूड को खा करके और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फायदेमंद है हमारे लिए। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है वो हमारा फ्रेंड है। फाइनली undigested food discharge from anus। अब फाइनली वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज कर देंगे कहाँ से हम लोग उसको? तो डिस्चार्ज करेंगे हम लोग उसको एनस से। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे डाइजेशन में आपको इतना सारा चीज जो है वो देखें तो सलाइवरी ग्लैंड भी आ गया, पैनक्रिएटिक ग्लैंड भी आ गया, पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लीवर भी आ गया। ठीक है, तीनों ग्लैंड आ गए। और बाकी माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और आप जानते होंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड आसानी से निकल के उसमें आ सके। तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा क्यों है? क्योंकि साइज जितना छोटा होगा, डायमीटर जितना छोटा होगा, फूड उतनी देर तक उसमें रहेगा। जितनी देर तक रहेगा उतना ज़्यादा उसका डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो सबसे मेन काम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए अब इसके बाद में हम लोगों को करेंगे रिस्पायरेशन। आपको मैं कराऊंगा कौन सा? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन एक इंपॉर्टेंट, यानी कि कैसे ये जो अभी हमने क्या बताया सिमुलेशन में कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंचेगा सेल तक। डाइजेस्टेड फूड रीच एट द सेल वेयर ईच एंड एवरी सेल यूटिलाइज दिस डाइजेस्टेड फूड टू जनरेट दी एनर्जी। क्यों? तो कैसे जनरेट करेंगे? इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके एटीपी के फॉर्मेशन में। तो जैसे ग्लूकोज हमारा डाइजेशन होकर के हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ग्लूकोज पहुंचा, उस ग्लूकोज को वो सेल ले करके ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके उससे क्या करेंगे? एटीपी को फॉर्म करें। तो ये जो प्रोसेस है नेक्स्ट का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।